नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, परोपकार का मूल्य। परोपकार का मूल्य, लेखक पपिंदर जुनेजा, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप, त्रिशूल कॉमिक आर्ट, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। बहुत वर्षों पहले सत्यापुर गांव में एक गरीब मजदूर हरिया रहता था। हरिया की एक बूढ़ी माँ थी। वह गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। दिन भर खेत में काम करने के बदले में उसे जो अनाज मिलता था उससे पेट भी मुश्किल से भर पाता था। ये ले हरिया, तेरी आज की मजदूरी, 5 मुट्ठी अनाज। जी मालिक। एक बार हरिया बीमार पड़ा तो उसकी बूढ़ी माँ परेशान हो उठी। बेटे, तू 2 दिन से बीमार है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, अब कैसे गुजारा होगा? अब तेरा और अपना पेट कैसे भरूं? इसी प्रकार दोनों को भूखे रहते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन हरिया की बीमारी ठीक न हुई। गांव वालों ने बूढ़ी माँ को उधार देने से इनकार कर दिया था। भूख और कमजोरी के कारण बूढ़ी माँ ने भी चारपाई पकड़ ली थी। आह, धिक्कार है मुझ पर, मुझ जैसे जवान बेटे के होते हुए बूढ़ी माँ भूख से दम तोड़ दे। ओह, मैं क्या करूं? चाहे कुछ हो जाए, मैं कल सुबह काम पर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन अपने जीते जी अपनी बूढ़ी माँ को यूं भूख से नहीं मरने दूंगा। अगले दिन हरिया बीमारी और कमजोरी की हालत में जमींदार के पास काम करने पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर जमींदार ने काम देने से इनकार कर दिया। अन्नदाता, मुझ पर रहम कीजिए, अगर आज आपने मुझे काम न दिया तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मेरी बूढ़ी माँ भूख से प्राण त्याग देगी। अरे पीछे हट, सरकार तेरे जैसे मरियल आदमी को काम पर नहीं रखते, और ना ही सरकार ने तेरा या तेरी माँ की जान बचाने का ठेका ले रखा है। हरिया ने इस पर भी हिम्मत न हारी और मन ही मन कुछ सोचकर घर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचा। लेकिन अभी वह लकड़ियां काट कर बांध रहा था कि तभी जोरों से बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। ओह, इतनी तेज बारिश! हे भगवान, यह तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। लकड़ियां भीग गई तो इन्हें कौन खरीदेगा? लगता है आज भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और नहीं, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, इससे पहले कि माँ भूख से दम तोड़ दे और उसकी मौत का कलंक मेरे ऊपर लगे। मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सोचकर हरिया नदी की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर हरिया एक ऊंची सी जगह से नदी में कूद पड़ा। जंगल में शिकार के लिए आया राजा उदय सिंह अपने सैनिकों से बिछुड़कर नदी किनारे पहुंचा था कि तभी उसने हरिया को नदी में कूदते देखा। अवश्य ही उस युवक ने आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगाई है, तभी तो वह कपड़े पहने हुए नदी में कूदा है। मुझे उसे बचाना चाहिए। यह सोचकर राजा उदय सिंह ने भी नदी में छलांग लगा दी। छपाक! उधर नदी में छलांग लगाने के बाद हरिया अधिक कमजोरी से जल्दी ही अपनी चेतना खो बैठा और नदी की गहराइयों में डूबने लगा। और तभी आहा, शिकार! अगले ही पल तीनों मगर बेहोश हरिया की तरफ लपके। लेकिन इससे पहले कि वह तीनों मगर बेहोश हरिया के शरीर को कोई नुकसान पहुंचा पाते कि तभी राजा उदय सिंह ने हरिया के शरीर को बाहों में भरकर डुबकी लगा दी और अगले ही पल तीनों मगरमच्छ आपस में टकराए। भड़ाम! फिर क्रोधित मगर राजा की ओर बढ़े। यम यम किच किच! तब राजा उदय सिंह ने जल्दी से हरिया को बाएं हाथ से संभाला और दाएं हाथ से मयान से तलवार निकाली और फिर अपने आप को और हरिया को उन क्रूर मगरमच्छों से बचाते हुए राजा उदय सिंह ने एक एक करके उन तीनों मगरमच्छों को मार डाला और फिर बेहोश हरिया को पीठ पर लादकर तैरता हुआ राजा ऊपर की ओर बढ़ने लगा। शीघ्र ही यदि थोड़ी देर और उन शैतानों से पीछा न छूटता तो शायद मुझे अपनी सांसों को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता और फिर इसे बचाना तो दूर, मैं शायद अपने आप को भी न बचा पाता। किनारे पहुंचकर राजा ने हरिया को जमीन पर लिटाया और फिर उसके पेट से पानी निकालने लगा। लगता है काफी पानी पहुंच चुका है इसके पेट में। पेट से पानी निकल जाने के बाद जल्दी ही हरिया होश में आ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अधिक कमजोरी के कारण लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अरे, यह तो फिर से बेहोश हो गया है। लगता है इसे तुरंत ही वैद्य की सहायता की आवश्यकता है। फिर राजा ने बेहोश हरिया को अपने घोड़े पर लादा और घोड़ा राजमहल की ओर दौड़ा दिया। राजमहल पहुंचकर राजा ने तुरंत ही राजवैद्य को बुलवाया।
राजवैद्य ने हरिया की नब्ज देखी और बोला, महाराज, लगता है कई दिनों से इस युवक के पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है और इस समय यह कमजोरी के कारण ही बेहोश है। ओह राजवैद्य जी, आप इसे होश में लाने का उपाय करें। जी महाराज। फिर राजवैद्य ने बेहोश हरिया के मुंह में जड़ी बूटियों का रस टपकाया। रस की कुछ बूंदें पेट में जाते ही हरिया के शरीर में जैसे नई शक्ति का संचार हुआ और अगले ही पल वह उठ बैठा। आह, मैं कहाँ हूँ? युवक, तुम इस समय उदयपुर के राजमहल में राजा उदय सिंह की शरण में हो। इसी के साथ हरिया को बीती घटना याद आ गई और वह सिसकने लगा। मुझे किसने और क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ये क्या युवक, पहले तो तुमने कायरों जैसे आत्महत्या करनी चाहिए और अब तुम औरतों के समान आंसू बहा रहे हो। बताओ, आखिर तुमने आत्महत्या जैसा पाप क्यों करना चाहा? महाराज, मेरे जीवित रहने पर मेरे ऊपर आत्महत्या से भी बड़ा पाप और कलंक लगने वाला है, इसलिए मैंने अपना जीवन ही मिटा देने का फैसला किया था। युवक, तुम्हारे आत्महत्या करने की कोशिश के पीछे क्या कहानी है, हम सुनना चाहते हैं। तो सुनिए महाराज, मैं एक गरीब मजदूर हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ। फिर हरिया अपनी आप बीती राजा उदय सिंह के सामने दोहराने लगा और उसकी पूरी बात सुनकर, बेशक हरिया, तुम्हारी कहानी दर्दनाक है और साथ ही तुम्हारी आत्महत्या का उद्देश्य भी पवित्र था, लेकिन अब हम तुम जैसे साहसी व मातृ प्रेमी को आत्महत्या नहीं करने देंगे। कहने के साथ ही राजा ने ताली बजाई। तुरंत ही, आज्ञा महाराज, सेनापति जगबीर से कहो कि हमने याद किया है। जी महाराज। फिर थोड़ी ही देर बाद, महाराज की जय हो, महाराज ने सेवक को याद किया है। हाँ सेनापति जी, आपको अपनी देख रेख में इस युवक को इस योग्य बनाना है कि यह हमारी सेना में उप सेनापति का पद संभाल सके। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। महाराज बड़े दयालु हैं, महाराज की जय जयकार हो। लेकिन महाराज, मैं किसी जिम्मेदारी को संभालने या समझने सीखने से पहले अपनी माँ को देखने अपने गांव जाना चाहता हूँ। पता नहीं वह अब तक जीवित भी होगी या नहीं। ओह, हमें तो तुम्हारी माँ का ध्यान ही नहीं रहा। सेनापति जी, आप हरिया को तुरंत ही इसके गांव तक पहुँचाने की व्यवस्था करें। जी महाराज। ये लो हरिया, ये कुछ धन है, तुम्हारे काम आएगा। महाराज की सदा जय जयकार हो। फिर राजा से आज्ञा लेकर हरिया अपने गांव सत्यापुर की ओर चल पड़ा। ईश्वर करे मेरी माँ ठीक ठाक हो। कुछ देर की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंच गया। माँ, आह, पानी। हरिया ने माँ को पानी पिलाया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। यदि आज माँ को कुछ हो गया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। फिर वह बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया। माँ, चूंकि आज 2 दिन से भूखी है, अतः मुझे पहले इसे हल्का खाना देना होगा और हल्के खाने में खिचड़ी ही ठीक रहेगी। पेट में अन्न जाते ही हरिया की माँ की खोई हुई शक्ति वापस लौट आई और वह उठ बैठी। हरिया, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? माँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं फिर हरिया ने माँ को पूरी बात बता दी और फिर अंत में, माँ, मैं कल भोर होते ही उदयपुर चला जाऊंगा ताकि मैं जल्द ही राज्य के उप सेनापति का कार्यभार संभालने योग्यता ग्रहण कर लूं। ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं सदा तेरे साथ रहेंगी। हरिया दूसरे दिन उदयपुर के राजमहल में पहुंचा और सेनापति की देखरेख में तलवारबाजी। वाह हरिया, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही तलवारबाजी में निपुण होंगे। घुड़सवारी आदि सीखने लगा। कुछ ही दिनों में हरिया राज्य के उप सेनापति के कार्यभार को संभालने में सक्षम हो चुका था। हरिया, आज मैं तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और कल महाराज के सामने तुम्हारी तलवारबाजी और घुड़सवारी की परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि महाराज भी तुमसे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। सेनापति जी, यह सब आपकी महानता और महाराज की कृपा का फल है कि मुझ जैसे गरीब मजदूर आज उप सेनापति के पद को संभालने के लायक बन सका है। मुझ गरीब की ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे महाराज जैसा नेक व उदार हृदय का राजा संसार के प्रत्येक राज्य के निवासियों को दे। हाँ, तुम ठीक कहते हो हरिया कि ईश्वर हर एक को हमारे महाराज जैसा राजा दे, लेकिन ईश्वर हमारे महाराज जैसा दुख किसी भी देश के राजा को न दे। दुख? सेनापति जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भला हमारे महाराज को कैसा दुख है और क्यों है?
ये एक लंबी कहानी है हरिया। आज से करीब 2 वर्ष पहले हमारे महाराज से ज़्यादा खुशहाल इंसान शायद ही इस संसार में कोई और रहा हो। महाराज अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा को बेहद स्नेह करते थे। राजकुमारी भी उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन आज से 2 वर्ष पहले जब महाराज ने राजकुमारी उत्तरा के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी, उनके निमंत्रण पर देश विदेश के राजा महाराजा व राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए। उपस्थित स्वजनों, मेरी बेटी उत्तरा जिसके गले में वरमाला डालेगी वही उसका पति होगा। यही इस स्वयंवर की पहली व आखिरी शर्त है। स्वीकार है, हमें स्वीकार है। राजकुमारी उत्तरा हाथों में वरमाला लिए अपने पति के चुनाव के लिए आगे बढ़ी। वाह, कितनी सुंदर है यह राजकुमारी उत्तरा। काश यह वरमाला मेरे गले में डाल दे। शायद यह राजकुमारी मेरे भाग्य में लिखी हो। तभी क्या शिखंड देश का राजा अग्निविजय? हा 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 हा। मूर्ख उदय सिंह, तूने अपनी बेटी के स्वयंवर में मुझे आमंत्रित न करके मेरा अपमान किया है। उफ, यह इंसान है या आग का घेरा? और अपने इस अपमान के बदले मैं राजकुमारी उत्तरा को स्वयंवर सभा से जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। हा 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 हा। छोड़ दे मुझे दुष्ट। एक पल के लिए तो इस बदली हुई स्थिति को देखकर हम सब जड़ से हो गए, लेकिन अगले ही पल, खबरदार दुष्ट, मैं कहता हूँ मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हा 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 हा। लेकिन जैसे ही महाराज अग्निविजय के निकट पहुंचे कि तभी उसके शरीर से भयंकर आग की लपटें निकली। उफ! तब सैनिकों, घेर लो इसे। कई सैनिक उसकी तरफ बढ़े। हा हा हा। मूर्खों, आओ। लेकिन जैसे ही वह सब अग्निविजय के निकट पहुंचे तो, मूर्खों, मुझे रोकना तुम्हारे वश की बात नहीं है। आह! आई, बचाओ! उफ! इस तरह देखते ही देखते, बचाओ! उफ! मैं क्या करूं? वह दुष्ट हमारी राजकुमारी को उठा ले गया और हम सब बेबस खड़े देखते रहने के सिवा कुछ भी नहीं कर सके। ओह! तो क्या सेनापति जी, महाराज ने फिर से राजकुमारी उत्तरा को मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया? किया, लेकिन जब वे कई अन्य राज्यों की सेनाओं की मदद लेकर आक्रमण के इरादे से शिखंड राज्य की सीमा तक पहुंचे तो, उफ! इस दुष्ट के राज्य में प्रवेश करने का कोई मार्ग ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? वहां राज्य की सीमा के चारों ओर निकलती आग की लपटों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर हम लोग विवश हो वापस लौट आए। उफ! लगता है यह अग्निविजय कोई जादूगर है जो अपनी जादुई शक्ति द्वारा अग्नि पैदा कर अपनी और अपने राज्य की रक्षा करता है। हे भगवान, काश मैं महाराज के किसी काम आ सकता। हाँ, काश मैं भी महाराज के दुख में महाराज के लिए कुछ कर सकता। फिर उस रात हरिया की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वह सोच रहा था कि राजकुमारी उत्तरा उस दुष्ट अग्निविजय की कैद में कैसी होगी। क्या उस दुष्ट ने उसे मार डाला होगा, या अब तक वह उससे जबरदस्ती विवाह कर सकने में कामयाब हो चुका होगा, या राजकुमारी अब भी किसी मदद की आस में जी रही होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।